हेलो स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर वही चल रहा है, चैप्टर 5 ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। ये समाप्त होने वाला है या तो आज समाप्त हो जाएगा। इसमें एक दो टॉपिक शेष हैं, जिसमें पहला है पेशी संकुचन का सिद्धांत। पेशी संकुचन का सिद्धांत। पेशी संकुचन का सिद्धांत यानी मैकेनिज्म ऑफ मस्क्यूलर कंट्रैक्शन। ये तो इस प्रकार से ये सिद्धांत अपन अध्ययन कर रहे हैं इसका। पेशी नाम से देखो, पेशी संकुचन का सिद्धांत। तो पेशी संकुचन की जो क्रियाविधि है उसको एक सिद्धांत, सर्वमान्य सिद्धांत है, उसके द्वारा समझाया जा सकता है, जिसका नाम है तंतु विसर्पण सिद्धांत। तंतु विसर्पण सिद्धांत। तंतु विसर्पण सिद्धांत इसको बोलेंगे अब हम स्लाइडिंग जो तंतु विसर्पण सिद्धांत है ना इसका, तो स्लाइडिंग फिलामेंट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो तंतु विसर्पण सिद्धांत द्वारा जो पेशी संकोचन की क्रियाविधि है उसको समझाया जा सकता है। इनका अर्थ देखो, पेशी क्या होती है? तंतुओं से बनी होती है, तो पेशी तंतु कहते हैं उनका। विसर्पण का मतलब होता है रेंगना होता है, सरकना होता है ना, इस प्रकार से। तो तंतु परस्पर एक दूसरे पर क्या है, फिसलते हैं, सरकते हैं, उसी क्रिया के अंतर्गत इसको समझा जा सकता है। तो देखिए, पेशी जो तंतु है वह दो प्रकार के होते हैं। पेशी तंतु यानी जो पेशियां हैं वह दो प्रकार के तंतुओं से मिलकर के बनी होती है, जिसमें पहले जो तंतु है वह है मायोसिन तंतु। याद रहेगा इसका। पेशी जो तंतु है वह दो प्रकार के होते हैं, एक तो मायोसिन तंतु, दूसरे एक्टिन तंतु। इनके बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया था। ये मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं और ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें से देखिए, जो ये होते हैं मायोसिन तंतु, ये अपेक्षाकृत क्या होते हैं, मोटे तंतु होते हैं ये, जबकि एक्टिन जो तंतु रहते हैं ये बारीक तंतु होते हैं ये। तो दोनों की संरचना में अंतर होता है। होता क्या है सिद्धांत में कि जो ये मोटे जो तंतु होते हैं, कौन से वाले, मायोसिन, इसके ऊपर ये जो पतले तंतु होते हैं ना, ये कौन से वाले, एक्टिन तंतु, ये परस्पर क्या है, फिसलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे इसको कल्पना करो, ये टेबल है और ये डस्टर है। तो ये इस टेबल पर ये डस्टर इस प्रकार से ये कर रहा है, यानी सरक रहा है, मतलब ये धीरे धीरे करके इस प्रकार से। इसमें क्या होता है, परस्पर क्या होता है, विसर्पण होता है। विसर्पण का मतलब होता है सरकना। तो याद रहेगा, मायोसिन तंतुओं के ऊपर जो एक्टिन तंतु होते हैं वह फिसलते हैं, अर्थात सरकते हैं। इसी के कारण क्या होता है, पेशी संकुचन की क्रियाविधि होती है। अब इसमें अपन देखते हैं ये क्रियाविधि कैसे, कौन सी, तंतु विसर्पण वाली। तंतु विसर्पण की क्रिया को समझा सकते अपन। इसमें दो ये जेड रेखाएं होती है, ये जेड रेखाएं, और इसके बीच में ये तंतु होते हैं। ये मोटे तंतु हैं।
इन मोटे जो तंतु होते हैं ना, मायोसिन के बने होते हैं, ये इस पर इस टाइप से उपनुमा संरचनाएं पाई जाती है, बीच में कुछ स्थान छूटा रहता है। क्या पढ़ रहे हैं? इसका तंतु विसर्पण सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो ये और इसके ऊपर है एक्टिन तंतु, ये एक्टिन तंतु। इसको भी थोड़ा समीपस्थ बनाते हैं। ये तो देखिए, ध्यान समझना, ये तो कौन से तंतु है? एक्टिन, एक्टिन तंतु। और ये जो मोटे वाले ना, ये है मायोसिन तंतु, मायोसिन तंतु, मायोसिन तंतु। ये क्या होती है? जेड रेखा, जेड रेखा, ये भी जेड रेखा, जेड रेखा। यानी दोनों जेड रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, जो दूरी, उसको क्या कहते हैं? सार्कोमियर, सार्कोमियर, सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या होती है? पेशी, पेशी संकुचन, यानी मानो पेशी की क्रियात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक, क्रियात्मक इकाई। पहले भी आपको बताया था मैंने, दो जेड रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वह सार्कोमेर कहलाती है। और सार्कोमेर क्या होती है? पेशी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। तो मेन तो क्या है? क्रियात्मक इकाई है। कौन? सार्कोमेर। तो दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं? सार्कोमेर। हालांकि इसमें तो काफी नाम होते हैं, वो आपकी सीमा रेखा से बाहर कैसे? देखो, इसके बीच में एक एम रेखा होती है, एम रेखा होती है बीच में जो है, और इसके बीच का जो क्षेत्र होता है ना, जो गैप आ रहा है, वो क्या कहलाता है? वह एच क्षेत्र कहलाता है। पर इतना टिपिकल आपके है नहीं इसका है। तो फिर भी याद रखो, बीच में अगर लाइनिंग डाले ना तो क्या कहलाएगी? वो एक प्रकार से ये एम रेखा, एम रेखा कहलाती है। क्योंकि साइंस का स्टूडेंट है वो तो समझ जाता है तुरंत, क्योंकि उनके सीने में पढ़ाई जाती है, बीएससी में पढ़ाई जाती है। लेकिन आपके जो थोड़े है ना, जैसे आर्ट्स के या जो कभी नहीं पढ़ी, तो ये उनके थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसमें, तो अपन को ज्यादा टिपिकल नहीं लेना। तो मेन तो अपन को ध्यान रखना है कि पेशी संकुचन की जो क्रियाविधि है वो कौन से सिद्धांत समझाई जाती है? तंतु विसर्पण, तंतु विसर्पण सिद्धांत द्वारा समझाई जाती है। और इस तंतु विसर्पण सिद्धांत के अंतर्गत क्या होते हैं? जो पेशी की जो क्रियाविधि है उसके अंतर्गत दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। एक तो कौन से? एक्टिन तंतु। दूसरे क्या होते हैं? मायोसिन तंतु। तो ये जो मायोसिन तंतु है वह तो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, मायोसिन तंतु अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, लेकिन एक्टिन जो तंतु है वो मायोसिन तंतु के ऊपर फिसलते हैं। कैसे फिसलेंगे? देखिए, मायोसिन जो तंतु है उसके ऊपर हुकनुमा, ये देख रहे हो ना आप, कांटे या हुकनुमा संरचनाएं पाई जाती है, ये संरचनाएं पाई जाती है। अगर आपको जैसे क्लियर करके बड़ा करके देखे ना, तो ऐसे यूं हुकनुमा संरचनाएं पाई जाती है ये। और इसके ऊपर ये रहता है कौन सा? एक्टिन तंतु। तो जो हुकनुमा संरचना है ना, वो क्या करती है? इन एक्टिन तंतुओं को अपनी तरफ क्या खींचती है। ये कांटे इधर खींचेंगे, ये हुक इधर खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान समझना, ये दो जेड रेखा है, ये बीच में, तो ये वाला मायोसिन तंतु इस तंतु को अपनी तरफ खींचेगा और यानी पिछलेगा। कौन सा? एक्टिन तंतु, ये जो कांटिनुमा संरचना है अर्थात मायोसिन तंतु, इसके ऊपर पिछलेगा। है फिसलते दोनों क्या जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। तो इस प्रकार से देखे, सार्कोमियर संकुचन के पूर्व, संकुचन के पूर्व सार्कोमियर की क्या थी? ये स्थिति थी। लेकिन अब संकुचन हो जाएगा तो इसकी स्थिति ऐसे हो जाएगी। कैसे? देखिए, ये वही मायोसिन तंतु मोटे वाले यानी कि, इस पर ये हुकनुमा संरचना है। तो ये दोनों सिकुड़े हैं, तो अर्थात ये तंतुओं के
ये मायोसिन तंतु के ऊपर फिसलेंगे ना कौन, एक्टिन तंतु, तो एक्टिन तंतु की स्थिति आ जाएगी, यानी कि पास पास आ जाएंगे। तो ये देख लो ना आप, ये तो सार्कोमेर संकुचन के पूर्व ये स्थिति थी इसकी, लेकिन सिकुड़ गई ना, समझ में आ गया होगा। मतलब ये मायोसिन तंतु है ना, उनके जो हुक्मासन है उन्हें एक्टिन तंतुओं को खींचा अपने तरफ, तो ये एक्टिन तंतु फिसलते चले गए और दोनों सार्कोमेर के देखे, पहले तो यहाँ तक आ रही थी लंबी, ये सार्कोमेर क्या सिकुड़ गई, दोनों पास पास आ गई। तो ये संकुचन से के पश्चात है, संकुचन के पश्चात ये, तो इस प्रकार से पेशी संकुचन की क्रियाविधि होती है। एक बार अच्छी तरह समझ लो कि मायोसिन जो तंतु रहते हैं अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, एक्टिन तंतु जो है वह मायोसिन तंतुओं के ऊपर फिसलते हैं, इसी कारण से पेशी संकुचन की क्रियाविधि होती है, अर्थात पेशियों में क्या होती है, संकुचन की क्रिया होती है। मायोसिन जो तंतु है उन पर हुक्नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसके कारण एक्टिन तंतुओं को ये खींच लेते हैं। ये वही क्या, दो जेड रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, सार्कोमेर कहते हैं। सार्कोमेर पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई होती है। इस प्रकार से यह सिद्धांत है। अब चल रहे हैं अपन थोड़ा सा इनके बारे में कि पेशी संकुचन के लिए जो ऊर्जा होती है ना, आपको स्वयं को याद है, किसी भी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। याद है ना परिभाषा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, यानी शक्ति। एनर्जी भी है लेकिन शक्ति भी कहा जाता है उसको। देखिए, तो किसी भी कार्य के लिए काय की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और जो पेशियों के अंदर जो क्रियाविधि होती है वो किससे होती है, ऊर्जा के कारण होती है। तो देखिए, पेशी संकुचन, पेशी संकुचन की क्रिया, पेशी संकुचन की क्रिया एटीपी के कारण, एटीपी के कारण होती है। ये एटीपी का पहले पूरा नाम बता देता मैंने, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो पेशी संकुचन की क्रिया एटीपी के कारण, अर्थात पेशी संकुचन के लिए जो है ना ये एटीपी से ऊर्जा प्राप्त होती, समझ रहे होंगे। मतलब पेशी संकुचन के लिए जो ऊर्जा है ना वो किससे प्राप्त होगी, एटीपी से। एटीपी के बारे में मैंने पहले बता दिया, फिर भी नहीं आया हो तो समझ में, एटीपी इसमें फास्फेट के 3 समूह रहते हैं, ये 3 समूह। जब पेशी कोशिका को या पेशी की को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यहाँ से एक फास्फेट का समूह अलग हो जाता है। जो ये फास्फेट का समूह अलग होगा तो फिर ये एटीपी किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा एडीपी में। एडीपी नाम देखिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई का मतलब 3 फास्फेट के हैं। लेकिन जो ही ये अलग होगा तो ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस ऊर्जा से कोशिका अपना, कोशिका या पेशी कोशिकाएं सारा अपना कार्य कर लेगी। जो ही 2 फास्फेट के समूह बचेंगे तो फिर ये एडीपी में बदल जाएगा, अर्थात ये 2 फास्फेट के समूह रहे ये, इस प्रकार से। तो ये जो फास्फेट का समूह जो ये बंध टूटेगा तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो कोशिका होती है सारी अपनी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। कोशिका के अंदर फिर ग्लूकोज आता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है और वही ऊर्जा वापस फिर फास्फेट के रूप में बदल जाती है। और जो फास्फेट का समूह आकर के किससे मिलेगा, एडीपी से। तो एडीपी में क्या हो जाएंगे 3, जो ही इसमें आकर के मिलेगा तो एडीपी किसमें बदल जाएगा, एटीपी में बदल जाएगा। इस प्रकार से दोनों का परिवर्तन चलता रहता है। तो पेशी संकुचन के लिए जो ऊर्जा है वो किससे प्राप्त होती है, एटीपी से प्राप्त होती है। इसमें एक और याद रखना आप, जैसे एडीपी, तो एडीपी जो है पेशियों में होता है, ये एडीपी क्रिएटिन, क्रिएटिन फास्फेट, फास्फेट द्वारा काय में बदल जाता है, एटीपी में। एडीपी जो है क्रिएटिन फास्फेट द्वारा किसमें बदल जाता है, एटीपी में। और फिर इस एटीपी से क्या होता है, पेशी संकुचन होता है। पेशी संकुचन के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे, एटीपी से। ये याद रखना आप, एडीपी वही 2 फास्फेट समझ रहे होंगे आप,
क्रिएटिन फास्फेट, देखिए दो ही फास्फेट के समूह थे ये। अब यहाँ आ रहा है क्रिएटिन फास्फेट, अर्थात प्लस इसमें एक और फास्फेट मिलेगा तो क्या हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। तो ये अर्थात इस प्रकार से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसमें तंतु तो थे, लेकिन पेशियां 2 प्रकार की होती है। पेशी या जो मानो पेशी जो तंतु होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। किसमें, रंग के आधार पर या वर्ण के आधार पर। तो 2 प्रकार के होते हैं, देखिए एक तो होते हैं लाल पेशी तंतु, लाल पेशी तंतु, और दूसरे होते हैं श्वेत पेशी तंतु, श्वेत पेशी तंतु, श्वेत पेशी तंतु। अब इन दोनों में अंतर होता है क्रियाविधियों में। देखिए यहाँ पर नंबर 1 जो चल रहा है इसमें, तो इसका होता है ये पतले होते हैं, ये है पतले। ये पूरी लाइन लिखने की आप समझ जाओगे, पतले यानी लाल पेशी तंतु क्या होते हैं, पतले, जबकि ये क्या होते हैं, मोटे। ये क्या होते हैं, मोटे होते हैं ये। दूसरा, इनमें इनका गहरा रंग होता है, इनका गहरा लाल रंग होता है, इनका गहरा लाल रंग होता है, जबकि इनका हल्का लाल रंग होता है, हल्का लाल। दूसरा, तीसरा है संकुचन दर कम होती है इनकी, संकुचन दर कम होती है, जबकि इनकी संकुचन दर अधिक होती है। इनकी संकुचन दर अधिक होती है, कौन से, श्वेत पेशी तंतुओं की। दूसरा, इनमें मायोग्लोबिन होता है, इनमें, इसलिए तो इनका क्या है, लाल पेशी तंतु कहलाते हैं। इनमें मायोग्लोबिन पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में, जबकि इसमें नहीं होता है, यानी मायोग्लोबिन नहीं पाया जाता है इनके अंदर। तो इस प्रकार से ये दोनों पेशी तंतुओं में अंतर तो और भी काफी है। जैसे इसमें देखते हैं ना अपन, तो O2 के भंडारण की क्षमता इनमें अधिक होती है। कई अंतर है वैसे तो, लेकिन मेन जो है ना, ये इस प्रकार से आ सकते हैं इसमें से। तो आगे बढ़ते अपन। ज्यादातर पेशी संकुचन में ना जो जो क्रिया होती है, देखो संकुचन दर कम लेकिन संकुचन दर अधिक, लेकिन ज्यादातर जो O2 को बांधने की क्रिया लाल पेशी तंतुओं में होती है। देखिए ये लाइन नोट करनी है, लाल पेशी, लाल पेशी, ये लाल पेशियों में, लाल पेशियों में मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन O2 का, O2 का मतलब ऑक्सीजन, O2 का अधिक भंडारण करता है, अधिक भंडारण करता है, कौन, मायोग्लोबिन। इसलिए तो लाल पेशियों की जो है ना, पेशी संकुचन में क्रियाविधि में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा होता है, इसमें देखते हैं, जो इसमें जोड़ दो, जो एटीपी निर्माण, जो एटीपी निर्माण में काम आता है, जो एटीपी निर्माण में काम आती है, कलो गैस है ना, वो आती है। अब इसकी जो क्रियाविधि समझाए ना भाई, ये O2 कैसे काम आती है, तो जैसे साइंस में पढ़ा जाए ना, अध्ययन किया जाए, तो काफी लंबी एक चौड़ी क्रियाविधि होती है, लेकिन वो सीमा रेखा से बाहर उसको जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं। सीधी सी बात ये है कि देखिए, भोजन का ऑक्सीजन आप जानते हो, जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ये इसका सूत्र होता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज देखिए C6H12 और O6 प्लस ये ऑक्सीजन, ये O2 प्राप्त हुई। ये ग्लूकोज का क्या करेगी, ऑक्सीकरण करेगी, जिसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होगा, H2O प्लस CO2
और प्लस एनर्जी कितनी 686 किलो जूल या किलो कैलोरी, ये ऊर्जा उत्पन्न हुई। और ये ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? एटीपी में। ऊर्जा किसमें बदल जाती है? एटीपी में बदल जाती है। हालांकि फिर वो चक्कर पड़ेगा, इसको संतुलित भी करना पड़ता है। मैं तो एक प्लेन बता रहा हूँ। संतुलित का मतलब होता है 6 इसमें यहाँ लगते हैं, 6 यहाँ। आपको बताया जरूरी नहीं कहीं साइंस स्टूडेंट बोल दे कि सर ने संतुलित नहीं की समीकरण, इसलिए इसको बताना जरूरी है। यहाँ पर भी 6 लगता है। मतलब ये मेरे कहने का मतलब है, समझाने का अर्थ आपको नहीं लिखना, नहीं ये रटनी है। सीधी सी बात यूं याद रखनी है कि भाई ये जो ग्लूकोज होता है ना, तो ये O2 इसका क्या करती है? ऑक्सीकरण। आज अपन भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो भोजन किस लिए ग्रहण कर रहे हैं? पेट भरने के लिए, ऊर्जा के लिए। तो स्वाभाविक उत्तर होगा ऊर्जा के लिए। पेट तो किसी से भी भरा जा सकता है। पेट खाने में जैसे पत्तियां खा लो, घास खा लो, या जैसे कुछ भी खा सकते हैं मतलब खाने में, तो लेकिन उसका जो है ना पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे, ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से मेन उद्देश्य क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन होता है भोजन ग्रहण करने का उद्देश्य। तो ये एटीपी से ऊर्जा प्राप्त हुई। तो लाइन क्या थी अपनी? लाल पेशियों में मायोग्लोबिन O2 का भंडारण अधिक होता है, जो एटीपी निर्माण में काम आती। तो देख लो आप, जब ऑक्सीजन अधिक आए तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ तो ऊर्जा उत्पन्न हुई है। इस प्रकार से ये क्रियाविधि होती है। तो पेशियों में दोनों क्रियाएं होती है, एक तो अनाक्सीशोषण और एक होता है ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण में ऊर्जा, ऑक्सीशोषण में O2 की आवश्यकता होती है, जबकि अनाक्सीशोषण में O2 की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए आगे आएगा अभी, देखिए शोषण। शोषण, तो शोषण की जो क्रियाविधि है वो दो प्रकार से होती है। मतलब शोषण दो प्रकार का होता है, यानी कि एक तो ऑक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण। दूसरा होता है अनाक्सीशोषण, अनाक्सीशोषण। समझ गए होंगे आप? ऑक्सीशोषण में क्या आवश्यकता पड़ती है? O2 की। और अनाक्सीशोषण में O2 की आवश्यकता नहीं होती है। O2 की आवश्यकता नहीं होती, बिना O2 के भी क्या होता है? शोषण की क्रिया होती है। तो ये कई प्रकार के जीवाणु हैं, कई प्रकार के पौधे भी होते हैं, कवक भी होते हैं, जो क्या करते हैं? बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं। तो मांसपेशियों के अंदर भी अनाक्सीशोषण की क्रिया हो जाती है। कौन सी? क्योंकि मांसपेशियां कैसे बनी है? कोशिकाओं से। लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। अगर मांसपेशियों में बिना ऑक्सीजन के ही अगर कौन सी क्रिया हो रही है? ग्लूकोज की ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, तो वहां पर फिर क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। तो ये लाइन भी याद करनी है आपको, इसको नोट करना है। अनाक्सीशोषण, अनाक्सीशोषण में पेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके कारण पेशियों में दर्द होता है। जिसके कारण पेशियों में दर्द होता है। ये अवस्था हो जाती है कई बार, जैसे जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनके अंदर अगर मान लो किसी कारणवश O2 उनके अंदर कम पहुंच रही है, कोई ऐसी अवस्था आ गई कि ऑक्सीजन ज्यादा अवस्था में नहीं पहुंच रही, तो फिर उन नौजवान या जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनके अंदर उनकी जो पेशियां, उसके अंदर क्या O2 का संचय नहीं होने के कारण या कम होने के कारण मतलब क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनने लगता है। किसमें? मांसपेशियों में। तो कह दो यार मेरे तो जोड़े दर्द कर रहे हैं, हालांकि ये अवस्था क्या है? 60 वर्ष के बाद आती है। जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं ना, उनकी मांसपेशियों में, क्योंकि सारी क्रियाएं जो है ना कम होती जाती है, जीवन क्रियाएं उनकी, श्वसन की मान लो, हार्ट की मान लो, हार्ट बीट जिसको कहते हैं, क्रियाओं में मतलब 60 वर्ष के पश्चात कोई भी जो होता है ना व्यक्ति, उसकी जैविक क्रियाएं प्रभावित होती है, यानी उसमें धीमी गति आ जाती है, मतलब सभी हर एक क्रिया में। तो जो O2 है
वह भी कम्पाउंड होती है कोशिकाओं में, इसलिए उनकी मांसपेशियों में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, वो इसलिए उनके जोड़ों में दर्द होता है। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हो जाता है आज। बाकी जो है ना, कल पढ़ेंगे दूसरा नया चैप्टर। धन्यवाद।